ऑर्गेनिज्म चल रहा है, सूक्ष्म जीव जिसे आप कहते हैं, इन सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, है ना। चलिए, आवाज क्लियर है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। चलिए, राजरोहन जी क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, और जहां तक आपको पढ़ाया गया है, आपको मालूम होगा कि सूक्ष्म जीव के अंतर्गत, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले आपको जीवाणु के बारे में बताया गया, बैक्टीरिया के बारे में, और जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में भी बताया गया कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। आरती सिंह जी गुड इवनिंग, ठीक है। जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, सिम्बायोटिक क्या है, पैरासाइट क्या है, ये सारे टाइप आपको बैक्टीरिया से बता दिए गए हैं। अगर बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो जितना हम आपको बता दिए हैं उससे एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। है ना। तो बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया में आपको बहुत डिटेल से बहुत कुछ बता दिया गया है, कौन कौन सी बीमारी है, और बीमारी के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। दूसरा, हम लोग जीवाणु के बाद हम लोग देखे थे कवक, फंगस के बारे में भी हमने देखा था। फंगस क्या होता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, लाइकेन क्या है, पेनिसिलिन क्या है। आप बताइएगा कि दुनिया का जो पहला एंटीबायोटिक था वो किससे तैयार किया गया था? जीवाणु से, कवक से, शैवाल से, किससे तैयार किया गया था? जल्दी से बता दीजिए। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक किससे तैयार किया गया था? तो कवक से हमने देखा था कि कवक से कौन कौन सी बीमारी होते हैं। हमने आपको बताया था गंजापन, दाग, खुजली, एथलीट फुट, है ना, दम्मा जिसे अस्थमा कहते हैं, ये सभी कवक से होने वाली बीमारियां हैं। फिर हमने आपको पिछले क्लास में शैवाल के बारे में पढ़ाया था, एल्गी के बारे में। शैवाल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। जरा कमेंट में बताइएगा कि व्हाट इज स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवाल रंगों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, लाल शैवाल को क्या कहा जाता है, भूरा शैवाल को क्या कहा जाता है, हरा शैवाल को क्या कहा जाता है, ये सभी तरह से बात को हम देखे थे। शैवाल का उपयोग औषधि के क्षेत्र में कैसे किया जाता है, हमने आपको बताया कि उद्योग के क्षेत्र में लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। हमने आपको बताया था कुछ शैवाल को भोजन के रूप में भी हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे एल्वा, नोस्टक, एम्ब्लिकस। हमने आपको बताया कुछ शैवाल का उपयोग हम लोग कृषि क्षेत्र में भी करते हैं, भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए, जैसे आपका एजोला हो गया, एनाबीना हो गया, और साइनोबैक्टीरिया को एजोला के साथ मिला देने से ये अच्छी उर्वरक की भांति कार्य करता है, इसीलिए एजोला को साइनोबैक्टीरिया का सहचारी कहा गया है। बहुत बढ़िया सूचम जी, बिल्कुल पहला जो एंटीबायोटिक तैयार किया गया था कवक से तैयार किया गया था, और उस कवक का नाम था पेनिसिलियम। पेनिसिलियम रखा गया है। सूचम जी फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोगों ने शैवाल तक कंप्लीट करके देख लिया था, और हमने शैवाल के बारे में ये बताया भी था कि शैवाल हमारे लिए किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है। ये वाले हैं, ये प्रोटोजोआ देखने वाले हैं। आज हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में देखने वाले हैं, और यही 4 प्रकार के आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस को सूक्ष्म जीव में नहीं रखा गया है, हम लगातार क्लास में आपको बता रहे हैं, वायरस को एब्सेक्शन में रखा गया है। इसे सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में कुछ वैज्ञानिकों ने मान्यता नहीं दी है। तो यहां तक समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक
प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ शुरुआत करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, और जो भी नए अभ्यर्थी हैं उनको मैं बता देता हूं जानकारी के लिए कि जो नोट्स है वो नोट्स आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको खुद लिखना होगा। तो अस्कतियाइए नहीं, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी चीजें बताई जा रही है उसको नोट्स करते जाइए। ठीक है, आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर 4 यानी कि प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ देखिएगा, सबसे पहले अगर हम इस प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ का अर्थ क्या होता है। पहले तो आपको यह समझना होगा कि आखिर प्रोटोजोआ ही क्यों नाम रखा गया है। तो अगर आप इस प्रोटोजोआ को तोड़ना चाहेंगे तो इसे हम दो भाग में तोड़ सकते हैं। इसके जो वर्ड हैं, इनके जो शब्द हैं, पहला हो गया आपका प्रोटो और दूसरा हो गया जोआ। यानी कि जो प्रोटोजोआ है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रोटो और जोआ। अगर हम प्रोटो शब्द का अभिप्राय जानना चाहें तो प्रोटो शब्द का मतलब होता है फर्स्ट, यानी कि प्रथम या प्राचीन, एंशियंट। आप लोग प्रोटो हिस्टोरिक पढ़ते होंगे, मतलब प्राचीन इतिहास। आप लोग प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जानते होंगे जो कि प्राचीन मानव थे, है ना। तो प्रोटो का मतलब ही होता है प्राचीन, और जो चीज प्राचीन होगा वो सबसे पहला कहलाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल आपको बताएं कि हमारा सबसे प्राचीन घर लखीसराय में है, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो पहला घर है वो लखीसराय में है। तो प्रोटो का मतलब होता है प्रथम, और जू का मतलब, या जू से ही जोआ बना है, इसका अर्थ होता है जंतु। जोआ का मतलब या जू का मतलब क्या होता है, जंतु। आप लोग चिड़ियाघर जाते होंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जू। तो जू किस लिए जाते हैं, जानवरों को देखने के लिए, जंतुओं को देखने के लिए, जितने सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सभी को देखने के लिए। तो जू का मतलब ही होता है जंतु, यानी कि प्रोटोजोआ का मतलब होता है क्या, प्रथम जंतु। प्रोटोजोआ का अर्थ क्या होता है, प्रथम जंतु, यानी कि प्राचीन जंतु। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का या पृथ्वी का सबसे प्राचीन जंतु कौन है, हु इज द फर्स्ट एनिमल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सबसे प्राचीन जंतु कौन है, तो आपका प्रोटोजोआ है। ठीक है, या सबसे एंशियंट एनिमल कौन है, तो आपका प्रोटोजोआ है। तो लिख लीजिएगा, प्रोटोजोआ को दुनिया का प्रथम जंतु, दुनिया का प्रथम जंतु यानी कि फर्स्ट एनिमल ऑफ वर्ल्ड, प्रोटोजोआ को दुनिया का प्रथम जंतु या प्राचीन जंतु भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। समझ गए आप बात को। फर्स्ट एनिमल इन अर्थ या इन वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोटोजोआ। प्रथम जंतु दुनिया का प्रोटोजोआ कहलाता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सबसे प्राचीन जंतु है, तो क्या होगा आपका आंसर, प्रोटोजोआ होगा। या इनमें से कौन प्रथम जंतु है, तो क्या होगा आपका आंसर, प्रोटोजोआ होगा। वेरी गुड सुभाष आनंद जी, राज रोहन जी। चलिए, अब अगर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहे तो आप जवाब दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, उसके आधार पर आसान से दे सकते हैं। कौन सबसे प्राचीन जंतु है, ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको।
जीवाणु, कवक, नीलहरित शैवाल और प्रोटोजोआ। तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो सभी लोग जान गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज द फर्स्ट एनिमल ऑफ अर्थ। तो ये प्रोटोजोआ हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। अब यहां पे हम जंतु के स्थान पर लिख देते हैं जीव, ऑर्गेन, ऑर्गेनिज्म। हु इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ वर्ल्ड? दुनिया का सबसे पहला जीव कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद होगा कि हमने जब क्लासिफिकेशन किया था, है ना, जीवों का वर्गीकरण किया था, तो आपको मालूम होगा कि जीवों, अगर जीव की बात करते हैं तो जीव के अंतर्गत पादप भी आ जाएंगे और एनिमल भी आ जाएंगे। जीव में दोनों आ जाएगा। तो अगर हम जीव की बात करते हैं तो जीव को दो भाग में बांट दिया गया है क्लासिफिकेशन, जैसा कि आप जानते हैं लिनियस के द्वारा। एक हो गया आपका प्लांटी, जिसे पादप कहते हैं, और दूसरा हो गया आपका एनिमेलिया, जिसे कि जंतु कहते हैं। तो अगर जीवों में पूछा जाए कि सबसे प्राचीन जीव कौन सा है, तो इसके अनुसार आपका जो आंसर होगा ये नीलहरित शैवाल हो जाएगा। अगर जीव पूछा जाए समग्र रूप से, क्योंकि जीव के अंतर्गत प्लांटी भी है, एनिमिलिया भी है, पादप भी है, जंतु भी है। लेकिन अगर जंतु पूछा जाए कि जंतु में कौन सबसे प्राचीन है, तब आपका आंसर प्रोटोजोआ होगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अक्सर होता क्या है, जीव पूछे, जंतु पूछे, हम लोग साइनोबैक्टीरिया मार देते हैं। नहीं, जीव में अगर पूछा जाए तो साइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। ये साइनोबैक्टीरिया आपका पहला जीव है, और ये पहला ऐसा जीव है नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसने सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया था, फोटोसिंथेसिस की क्रिया किया था। यह भी मैंने आपको बता दिया है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले ये प्रथम जीव है या प्राचीन जीव है। तो आपसे यह भी संश्लेषण करने वाले सबसे प्राचीन जीव है, सबसे पहले जीव हैं। तो याद रखिएगा आपका नीलहरित शैवाल। जबकि प्रोटोजोआ क्या है, तो डेट इज एनिमिलिया, ये जंतु है। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। तो समझ गए। तो हम चल रहे थे किस पे, कि प्रोटोजोआ यानी कि प्रथम जंतु, और दुनिया का प्रथम जंतु कहा जाता है प्रोटोजोआ को। आइए नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ का की खोज जो की गई थी, जो डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा किया गया था आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। प्रोटोजोआ की जो खोज किया गया था वो हमारे जाने माने वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब जैसा कि हमने आपको बैक्टीरिया में पढ़ाया था, जीवाणु वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहले दांत की खुरचन में 1683 में छोटे छोटे जीव को देखा और इसे सूक्ष्म जीव कहा। आगे चलकर सूक्ष्म जीवों को जीवाणु नामकरण किसने दिया था?
सूक्ष्म जीवों का जीवाणु नामकरण किसने दिया था? कौन साइंटिस्ट थे? नाम बताइएगा। यानी कि ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु नामकरण नहीं किया था। ल्यूवेनहॉक ने बस छोटे जीव को देखा और उसने इसे सूक्ष्म जीव कहा। उसी प्रकार से प्रोटोजोआ की खोज भले ही ल्यूवेनहॉक ने किया, लेकिन प्रोटोजोआ का नामकरण ल्यूवेनहॉक नहीं कर पाए, क्योंकि जब जीवाणु का उन्होंने नामकरण नहीं किया तो उन्होंने प्रोटोजोआ का भी नामकरण नहीं किया। इन्हें भी सूक्ष्मजीव के ही आधार पर रख दिया कि ये भी एक जीवाणु की तरह ही क्या है, एक छोटे जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आगे चलकर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ का नामकरण किसने किया? प्रोटोजोआ का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो प्रोटोजोआ का जो नामकरण किया गया, ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गोल्डफस। गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने ही सूक्ष्मजीव जो ल्यूवेनहॉक द्वारा खोजा गया था, इनका नाम प्रोटोजोआ रखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आपका प्रोटोजोआ का अध्ययन कहलाता है स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, दैट इज कॉल्ड प्रोटियोलॉजी। लिख लीजिएगा, प्रोटियोलॉजी। प्रोटोजोआ का जो अध्ययन कहलाता है, प्रोटियोलॉजी कहलाता है। तो ये 3 बात आप जो है याद रखिएगा जी। गोल्डफस ने किया था, वेरी गुड। आइए अब प्रोटोजोआ के बारे में हम कुछ विशेष कैरेक्टराइज देखते हैं, इनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। लिखिएगा प्रोटोजोआ की विशेषताएं, है ना। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हम प्रोटोजोआ। देखिएगा प्रोटोजोआ की अगर हम बात करते हैं तो याद करिए, जब क्लासिफिकेशन हमने आपको पढ़ाया वहां पे हमने बताया कि जीवों को 5 प्रकार से वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। जल्दी से बताइएगा, हु इज द क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों का 5 प्रकार से क्लासिफिकेशन किसने किया था? रॉबर्ट विटेकर ने। रॉबर्ट विटेकर ने ही, आरएच विटेकर ने ही सबसे पहले जीवों को 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। ये 5 क्लासिफिकेशन कौन कौन थे? तो पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमिलिया। तो हमने मोनेरा बताया है, हमने आपको दूसरा प्रोटिस्टा भी बताया। कॉपी पलट के जरा देखिएगा जो क्लास किए होंगे। प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम आपको बताए थे कि प्रोटिस्टा के ही अंतर्गत अमीबा को, पैरामीशियम को, युग्लिना को रखा गया है और इसी प्रोटिस्टा के ही अंतर्गत प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ को किस वर्ग के अंतर्गत, किस समूह के अंतर्गत रखा गया है, तो लिखिएगा प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि यह प्रोटिस्टा वर्ग में रखा गया है। आप लिख सकते हैं प्रोटोजोआ
को प्रोटिस्टा वर्ग में रखा गया है। प्रोटोजोआ इज द ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। यह प्रोटिस्टा वर्ग का एक जीव है। तो यह प्रोटिस्टा वर्ग में रखा गया है। अब प्रोटिस्टा वर्ग में हमने आपको बताया था, है ना, कि ये जो प्रोटिस्टा थे, ये प्रोटिस्टा क्यों नाम रखा गया है। देखिएगा कॉपी खोल के, क्योंकि प्रोटिस्टा जो थे, इसका जो नामकरण किया गया है वह यूनान का एक देवता थे जिनका नाम था प्रोटियस। और ये जो प्रोटियस देवता थे, ये अपने आकार, अपने आकृति बदलने के लिए जाने जाते थे। सब देवताओं का अलग अलग जो है गुण होता है और उनके लिए वो जाने जाते हैं। आप लोग भी हमारे ग्रंथ में पढ़े होंगे, जो हमारा ग्रंथ है ना, कि वर्षा का देवता किसे कहा जाता है ना, वनस्पतियों का देवता किसे कहा जाता है, आकाश का देवता किसे कहा जाता है, आंधी तूफान का देवता किसे कहा जाता है, अग्नि का देवता किसे कहा जाता है। तो सबका अपना अपना विशेष पावर होता है, उसके लिए वो जाने जाते हैं। उसी प्रकार से जो प्रोटियस नामक देवता थे, वह किसके लिए जाने जाते थे, तो रंग रूप आकार बदलने के लिए जाने जाते थे। इसीलिए इस प्रोटिस्टा के अंतर्गत वैसे जीवों को रखा गया है जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स साइज नहीं होता। ये अपना आकार आकृति सदैव बदलते रहता है, जैसे अमीबा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, हमने आपको लिखाया भी था। अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना। देखिएगा कॉपी खोल के, ये सारा हम लिखाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा जाता है कि इनमें से कौन प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल है, विच ऑफ दिस नॉट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, विकल्प में दे देगा आपको अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, और चौथा विकल्प दे देगा जीवाणु, शैवाल, कवक। तो आप समझ गए हैं कि जो अमीबा है, पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ है, यूग्लिना है, ये सब प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया वर्खा जी, रंग बदलने के लिए जाने जाते हैं। चलिए, अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो नेक्स्ट देखेंगे प्रोटिस्टा। देखिएगा, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम लिखाए थे कि यह जो प्रोटिस्टा होता है, ये कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय होता है। तो देखिएगा कॉपी में क्या होता है, यह एक कोशिकीय होते हैं। लिखिएगा, यह एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय एवं यूकैरियोटिक होते हैं। याद रखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। दीज आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ये एक कोशिकीय एवं यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जितने भी प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव हैं, चाहे प्रोटोजोआ ही क्यों ना हो, ये पारासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, खुद से भोजन तैयार नहीं करता है। तो यह क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या है, तो ये परजीवी है। दिस इज पारासाइट, यह परजीवी जंतु है, खुद भोजन तैयार नहीं करता है, दूसरे पर आश्रित होता है। इसलिए देखिएगा, जितने भी परजीवी है, पैरासाइट, जैसे मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, ये मच्छर में होता है ना, और मच्छर का नाम क्या है, तो आपका मादा एनोफिलीज मच्छर। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया किससे होता है, तो हम लोग कह देते हैं मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया होगा तो सब मच्छर काटेगा तो मलेरिया होगा, पता चला डेली मलेरिया हो रहा है ना। तो मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। मच्छर के पास जो
परजीवी होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, मलेरिया होता है ना। और ये जो प्रोटोजोआ है ना, खास तौर पर प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया होता है, ये बहुत रंगीन मिजाज का है। रंगीन मिजाज का मतलब बहुत फैंसी आदमी है ना। जैसे कि आप लोग पढ़े थे ना मुगल में कि रंगीन मिजाज वाला बादशाह कौन कहलाता है, रंगीला बादशाह। उसी तरीके से जो प्लाज्मोडियम है ना, ये बहुत रंगीला प्रोटोजोआ है, बहुत रंगीन मिजाज का है ना। इसको नर मच्छर से दोस्ती नहीं होता है, ये मादा मच्छर से ही दोस्ती करता है, ठीक है। इसलिए देखिएगा ये जब भी जाएगा तो किसके साथ जाएगा, तो मादा एनफ्रीज के साथ जाएगा, है ना। दूसरे के साथ ये नहीं जाएगा। नर मच्छर आएगा तो बोलेगा तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ये उसी के साथ दोस्ती करता है, ठीक है। और सबका अपना अपना जो है नेचर होता है। तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो सिर्फ मादा एनफ्रीज मच्छर में ही पाए जाते हैं, इसलिए मादा एनफ्रीज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक कोशिकीय होते हैं और ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। लिख लिए। चलिए, दूसरा देखिएगा कि जब ये परजीवी होते हैं तो आप बताइए क्या प्रोटोजोआ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो नहीं होगी। क्या प्रोटोजोआ में सेल वॉल पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद भोजन जो है तैयार नहीं करता है। चलिए आगे पढ़ें। बहुत ही खतरनाक है, बिल्कुल बहुत खतरनाक है। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए अब देखेंगे कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या आता है, तो अमीबा आता है। आइए अमीबा को देखते हैं। अमीबा, ठीक है, नोट करिएगा। अमीबा, अमीबा के बारे में तो आप सब जानते ही है। यह किस ग्रुप का है, जल्दी से बताइएगा, यह किस ग्रुप का है। है ना। चलिए, तो ये किस ग्रुप का है, प्रोटिस्टा ग्रुप का है। तो अगर हम अमीबा के ग्रुप की बात करते हैं तो ये प्रोटिस्टा ग्रुप का है। और जब प्रोटिस्टा ग्रुप का है मतलब इसका आकार क्या होगा, आकार बदलते रहता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है ना। तो ये प्रोटिस्टा ग्रुप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, तो ये प्रोटिस्टा ग्रुप के अंतर्गत आता है, आकार बदलते रहता है, इसमें जीव द्रव्य भी पाया जाता है। याद रखिएगा, जीव द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य इसमें पाया जाता है। आकार अनियंत्रित होता है ना। चलिए, और अगर हम इसके आवास की बात करें कि ये कहां कहां पाया जाता है, आवास या प्लेस की स्थान की बात करते हैं तो ये कहां कहां पाया जाएगा, तो
कचरे वाले स्थानों में पाया जाएगा, तालाबों में, पोखरों में, है ना, जहां भी पानी की नमी की मात्रा होगी। ठीक है, कचरे, कीचड़, तालाब, इत्यादि में पाया जाता है। नोट करिए। तो ये आपका अमीबा है।